नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आनुवंशिकी है क्या। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, अर्थात माता पिता से जो लक्षण संतति में जाते हैं और आगे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों, कारणों, मतलब किस प्रकार से ये आगे संचरित होते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेट्सन ने किया था। इन आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण को हम वंशागति कहते हैं, अर्थात हेरिडिटी कहा जाता है। अर्थात जो लक्षण आनुवंशिक लक्षण है वो माता पिता से संतान में संचरण होते हैं, इस क्रिया को हम वंशागति कहते हैं। वंशागति या हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आनुवंशिकी वंशागति का अध्ययन है जिसमें माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है। वंशागति की प्रक्रिया सभी जीवधारियों जैसे मनुष्य, जंतुओं, पौधों, यहाँ तक कि बैक्टीरिया एवं अत्यंत सूक्ष्म जीवों में भी ये क्रिया पाई जाती है। वंशागति के कारण ही संतान अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, क्योंकि माता पिता से ही लक्षण होते हैं वो संतति में स्थानांतरित होते हैं। अब हम एक आनुवंशिकी में एक शब्द आता है जीन। अब ये जीन है क्या? तो वे कारक या रचनाएं जो आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, अर्थात माता पिता से संतान में जो लक्षण है जो लेके जाता है उसको हम कहते हैं जीन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। जोहानसन ने तो इसे जीन नाम दिया था, लेकिन मेंडल ने, जिसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इन्होंने इसे कारक नाम दिया था। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलवाद भी कहते हैं। अब आता है मेंडल की सफलता के कारण। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनकी सफलता के कारण क्या क्या रहे थे, तो इसमें हम जानेंगे कि पहला कारण क्या था। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल ने जो उद्यान मटर का प्रयोग किया था, तो जो मटर में जब प्रयोग शुरू किए तो उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया था। मतलब जो भी आंकड़े थे उनका पूरी तरह से ये स्टैटिकल जो एनालिसिस है, सांख्यिकी जो विश्लेषण है वो किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक ही किया था, क्योंकि मेंडल ने मटर का पौधा ही लिया था, तो ये चुनाव भी उनका इसकी सफलता के कारण था। अब आता है मेंडल ने जो मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, तो मटर के पादप में से क्या क्या गुण थे जिसकी वजह से उसने चयन किया। तो पहला कारण था कि मटर का जो पौधा है वो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। 1 वर्षीय पादप होता है और कम समय में उसे जल्दी रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे। सेकंड है, इसमें द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वयं परागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, इसमें कृत्रिम जो परपरागण है
वो आसानी से किया जा सकता था। और चौथा है मटर के पौधे में भिन्न भिन्न लक्षणों के जोड़े, विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये 4 कारण थे। पहला था अभी 1 वर्षीय पादप होने के कारण, दूसरा द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, तीसरा इसमें कृत्रिम परपरागण पाया जाता है, और चौथा है मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं। अब मेंडल ने अपने जो नियम दिए थे, जिनको हम मेंडलवाद कहते हैं, तो मेंडल ने अपने नियम दे दिए और मेंडल की मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में इन नियमों की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे? तो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस एवं ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 ईस्वी में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। तब ये सामने मेंडल के जो नियम थे वो सामने आए थे। तो इन 3 वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है मेंडलवाद की पुनर्खोज करने के लिए। अब हमें आनुवंशिकी का पूरा अध्ययन समझने से पहले इसकी कुछ शब्दावली है, उसके बारे में हमें समझना होगा। जीन वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल ने इसके लिए कारक शब्द का प्रयोग किया था और जोहानसन ने इसके लिए जीन नाम दिया था। युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी कैपिटल टी लंबेपन का व स्मॉल टी बौनेपन का। अर्थात इसको ऐसे समझें कि पौधे की जो ऊंचाई है उसका जीन तो एक ही है, लेकिन इसके 2 युग्म विकल्पी है, एक लंबापन और दूसरा बौनापन। तो इसे कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में हम व्यक्त करते हैं। समयुग्मजी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। दोनों युग्म विकल्पी जैसे दोनों ये कैपिटल टी हो या दोनों स्मॉल टी हो। विषम युग्मजी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो इसे हम विषम युग्मजी कहते हैं, क्योंकि जीन तो एक ही है और इसके दोनों युग्म विकल्पी, एक यदि कैपिटल टी है और दूसरा है स्मॉल टी, तो इसे हम कहेंगे विषम युग्मजी। अब आता है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या है। किसी सजीव की बाह्य संरचना, मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी होंगे तो दोनों टी कैपिटल होंगे, और विषम युग्मजी होंगे तो दोनों टी, एक टी कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल टी होगा। अब है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। भी उनकी आनुवंशिकी रचना कैसी है, जैसे शुद्ध या समयुग्मजी यदि लंबा है, यदि शुद्ध लंबा है तो इसके लिए दोनों टी है वो कैपिटल यूज़ करेंगे, और यदि अशुद्ध है विषम युग्मजी तो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे। प्रभावी लक्षण, प्रभावी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भी वे लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्त कर देते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब एक संकर संकरण, अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण, इसमें वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। त्रिसंकरण
वह संकरण जिनमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम त्रिसंकर संकरण कहते हैं। बहुसंकर संकरण वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम बहुसंकर संकरण कहते हैं। अब अगला आता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। आगे हम अध्ययन करेंगे भी F1PD F2PD के बारे में। तो इसमें जो F1PD बनती है उसका यदि अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ यदि क्रॉस करवाया जाता है तो इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। अब है पश्य संकरण या संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस। वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, या तो प्रभावी के साथ करवा लेते हैं या अप्रभावी के साथ करवा लेते हैं। जैसे परीक्षण संकरण में तो हमें अप्रभावी के साथ ही करवाना था, लेकिन इस पश्य संकरण में हम दोनों में से किसी के साथ भी करवा सकते हैं। अब अगला आता है जनक पीढ़ी क्या है। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें हम जनक पीढ़ी कहते हैं। F1PD जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को हम F1PD कहते हैं। F2PD F1PD के संकरण से प्राप्त संतति को हम F2PD कहते हैं।